यस बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें जोरदार तेजी आज CNBC आवाज का जैकपॉट शेयर दिहाई पर लगभग 14 रुपए ऊपर 268 का स्तर यहां पर और वॉल्यूम्स देखिए क्या जोरदार वॉल्यूम्स है। लेकिन क्योंकि अब हम यहां पर मिड कैप्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मिड कैप पे फोकस करते हैं। हालांकि आज दिन अगर आप देखें नो डाउट बैंकिंग का है। एक बार फिर से एक बार प्लीज निफ्टी बैंक लेके आइए। आपकी स्क्रीन पर आप देखें लगभग 335 अंक ऊपर, 1.25% ऊपर 30,216 का स्तर लग रहा है। आई थिंक एक जो टेक्निकल्स में शब्द होता है ना, रिट्रेसमेंट, रीसेंट रिट्रेसमेंट, थोड़ी सी गिरावट, वो यहाँ एप्लीकेबल होता ही नहीं, यहाँ पर लागू होता ही नहीं है। और आज रिकॉर्ड हाई पर निफ्टी बैंक। लेकिन अगर आप देखें मिड कैप इंडेक्स को देखें, देखिए मिड कैप इंडेक्स लगभग 146 अंक ऊपर, लगभग 1% ऊपर हो चुका है। और मिड कैप्स का स्ट्रांग होना ब्रेथ को स्ट्रांग करता है, मार्केट ब्रेथ को। नंबर्स ऑफ शेयर्स अप जितने अगर आप देखें बड़े होते हैं, उनकी ब्रेथ को अगर आप देखें काफी मजबूत करता है। तो आज मिड कैप्स ब्रेथ को अच्छा कर रहे हैं। कुछ देर में वरुण से जानेंगे एग्जैक्टली अगर आप देखें कि मिड कैप में हो क्या रहा है, टसल क्या चल रही है, वहां पे कौन कौन से शेयर ओवरटेक कर रहे हैं, कौन से बैकफुट पे कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्रकाश जी से एक बार एक आउटलुक लेता हूं। प्रकाश, आई थिंक इस वक्त डोमिनेट कर रहा है निफ्टी बैंक, और निफ्टी बैंक में जिस प्रकार की मजबूती है टुवर्ड्स क्लोजिंग, आप क्या लेवल देख रहे हैं आज? मुझे लगता है जो इसका टेक्निकल टारगेट है 30,324 का है, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए। सिर्फ 100 पॉइंट ही ऊपर है यहाँ से, और मुझे लगता है इसमें कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती है। जो भी अब तक नजर आ रहा है वीरू, वो नजर आ रहा है स्ट्रेंथ। और आप देखिए इस वक्त निफ्टी में शुमार जितने शेयर है ना, उसमें अगर आप देखें पहले पायदान पे यस बैंक, इंडसइंड बैंक दूसरे पायदान पे है लगभग 4.5% ऊपर, और उसके बाद अगर आप देखें SBI 2% ऊपर। फिर एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सरकारी बैंक जो है उसमें से एक SBI को छोड़ के अगर आप देखें बाकी सारे गेनर्स में ऊपर शामिल हैं बैंक्स। लेकिन वरुण क्या चलते हैं सीधे अब, और उसके बाद दीपाली से भी बातचीत करेंगे। एग्जैक्टली कुछ हम स्टैट्स लेके आए हैं ईयरली बेसिस पे, साल दर साल अगर आप देखें कुछ परिवर्तन कुछ सेक्टर्स में हुए, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रकाश, आई थिंक मैं समय बर्बाद किए बिना पहले थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कुछ ट्रेड सेटअप पे। मिड कैप में प्रकाश कोई खास ट्रेड, कोई खास स्विंग टुवर्ड्स क्लोजिंग, 3:30 तक जो कि एक सब्सटेंशियल मूव दे सके, समझ में आ रहा है आपको? वेल, मुझे लगता है कि मिड कैप में मुझे दीवान हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लगता है। यहाँ पर तो लगता है कि एक अच्छा मूव है, स्टॉप होना चाहिए करीब 134, 135। अगर इसमें अच्छा मूव मिल जाता है तो शायद 148 तक भी क्लाइम होने की संभावना है। तो यस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस में देखना चाहिए। ओके, DHFL, चलिए DHFL अगर आप देखें इस वक्त पे फोकस कर सकते हैं। मिड कैप स्पेस में अगर आप देखें एक स्विंग जनरेट कर रहा है स्टॉक, नजर रख के चलिएगा। लेकिन अब चलते हैं वरुण के पास। वरुण, बताइए आज एग्जैक्टली मिड कैप्स में हो क्या रहा है, और कुछ सरप्राइजेस मिड कैप में आज वरुण, कुछ नया, कुछ जो कि आपको शार्प लग रहा हो आपको? देखिए, मिड कैप इंडेक्स के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि हमने जो मुहिम छेड़ी थी कि पिछले एक साल में किस तरह का परफॉर्मेंस कहाँ देखने मिला, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। मैं और दीपाली उसके बारे में आपको बताएंगे। और वहां मैंने जो सेक्टर चुना है वो है FMCG सेक्टर, जहां पिछले एक साल में अच्छी खासी रैली देखने मिली है। करीब 15% के आसपास की रैली FMCG सेक्टर में देखने मिली है। और देखिए, इस बार के बजट में भी आपने देखा कि किस तरह से कंजम्पशन को बूस्ट देने की बात की गई। पिछली बार भी हमने देखा था दीपाली, आपको याद होगा कि कंजम्पशन को बूस्ट देने की लगातार बात की जाती है, तो उस वजह से आपने देखा है कि FMCG सेक्टर में अच्छी खासी तेजी आई। इसके अलावा डेफिनेटली, और इसके अलावा अगर आप देखें तो GST की बात की जा रही थी कि GST में किस तरह का बदलाव हुआ, उसका इंपैक्ट कितना देखने मिला, तो वो GST का जो इंपैक्ट है वो अब धीरे धीरे FMCG कंपनीज पे देखने मिल रहा है। और इसी के लिए आप देख रहे हैं HUL, एशियन पेंट्स जैसे कंपनी लगातार 5 क्वार्टर्स है जहां डबल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ दिखा रही है ये कंपनी, और इसी का इंपैक्ट आपने FMCG सेक्टर पे देखा जहां करीब 15% के आसपास की रैली देखने मिली। जिन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया, थोड़ा FMCG का जो इंडेक्स है उससे ऊपर निकलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ एक स्टॉक है जो मेरे रडार पे आया है और वो है बाटा इंडिया। इस स्टॉक ने गजब की तेजी दिखाई है पिछले एक साल में, 85% की रिटर्न देखिए, ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है ये काउंटर। इस तरह की तेजी इस काउंटर ने दिखाई है। इसके अलावा यूनाइटेड बेवरेज, इस काउंटर में भी काफी अच्छी तेजी देखने मिली। पिछले 3 क्वार्टर में अगर इस कंपनी का मुनाफा देखे तो करीब 495 करोड़ के आसपास का है, जबकि पिछले साल करीब 350-400 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने किया था। यानी कि पिछले साल के लेवल्स ऑलरेडी ये कंपनी छू चुकी है। नेस्ले करीब 35% के आसपास का अपसाइड यहां देखने मिला। FI की होल्डिंग देखे तो इस काउंटर पे लगातार बढ़ते जा रही है
और उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने मिल रहा है। इसके अलावा एशियन पेंट्स, HUL जैसे काउंटर है जहाँ 31 से 27% के आसपास का तगड़ा उछाल पिछले एक साल में देखने मिला है। लेकिन कुछ FMCG परफॉर्मेंस भी रहे है नॉन परफॉर्मेंस भी, ऐसा नहीं है कि सभी परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस में अगर आप देखें तो ज्यादातर मिड कैप काउंटर्स है। अच्छा। एक उसमें सबसे आगे मनपसंद बेवरेजेस, आपको याद होगा इसके ऑडिटर्स का इशू हुआ था, ऑडिटर्स छोड़ के चले गए थे, उसका इंपैक्ट देखने मिला। करीब 68% के आसपास की गिरावट, वो ये एशियन पेंट्स नहीं है, ये इमामी है जहाँ करीब 25% के आसपास की गिरावट देखने मिली। इनफैक्ट FIS ने भी अपना माल जो है इमामी में कम किया है, 13% से कम करके 10.75% कर दिया है, उसका इंपैक्ट देखने मिला। और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, इस कंपनी के नतीजे काफी कमजोर थे, उसका इंपैक्ट देखने मिला है जहाँ करीब 23% के आसपास की गिरावट देखी गई है। तो दोनों तरफ के ट्रेड थे, लेकिन दिग्गजों में अगर आप देखें तो FMCG काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली और इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है। चलिए वरुण, आपकी बात को हम सर आंखों पे रखते हैं। मैंने कहा था पहले मिड कैप का हाल बताइए, लेकिन आपने रगड़ के बाद अगर आप देखें वही कर दी FMCG की। चलिए अब बात छेड़ दी है तो एक साल की पैमाइशी कर लेते हैं और दीपाली से बात करते हैं अब मेटल्स की। दीपाली, बीते एक साल में ट्रम्प साहब का कहर जो था ना वो पुरजोर तरीके से था, और आप ये यकीन मानिए कि चाइना और अमेरिका की जो ट्रेड बातचीत चल रही है ना, वो वार्ता चल रही है, उसका एक सीवियर प्रेशर था। अच्छा, बाकी अगर आप देखें चाइना की डिमांड कैसे रहेगी, वो मेटल्स को काफी प्रभावित करते हैं, लेकिन बीता एक साल रहा कैसा मेटल्स के लिए एग्जैक्टली? देखिए वीरेंद्र, जो फैक्टर्स जिन्होंने इम्पैक्ट किया वो तो इनफैक्ट आपने बता ही दिए कि ट्रेड वॉर की चिंता थी, जिसकी वजह से जो मेटल के दाम है पिछले पूरे एक साल में काफी ऊपर नीचे रहे हैं, और कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं, यानी कुछ तो ऐसे मेटल्स भी हैं जो कि लगभग 20% तक गिरे हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल, इनकी हालत तो काफी खराब रही है, और यही वजह रही है कि इन स्टॉक्स पर भी इम्पैक्ट दिखा है। पहले तो अगर आप मेटल इंडेक्स को देखेंगे तो लगभग 15% ये गिरा है पिछले एक साल के दौरान। और अगर आप स्टॉक्स की लिस्ट देखेंगे तो हम कोशिश ये कर रहे थे कि शायद कुछ ऐसे स्टॉक्स हमें मिल जाएं जिन्होंने फ्लैटिश रहे हो या फिर जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हो, लेकिन ऐसा कोई स्टॉक हमें मिला नहीं। सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स गिरे हैं पहले उन्हें आपको दिखा देते हैं। वेदांता सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक रहा है पूरे ही मेटल पॉकेट में। वेदांता के बाद हमने देखा कि हिंदुस्तान कॉपर, सेली, कुछ और स्टॉक्स जो काफी लुढ़के हैं। हिंडाल्को, JSW स्टील और हिंदुस्तान जिंक, ये वो स्टॉक्स हैं जो सबसे कम गिरे हैं, जो कि बात में अभी बोल भी रही थी कि कोई स्टॉक ऐसा नहीं था जिसने थोड़ा बहुत भी स्लाइट पॉजिटिव रिटर्न दिया हो, लेकिन हाँ ये कंपैरेटिवली कम गिरे हैं। हिंडाल्को 3% गिरा है, बाकी स्टॉक्स भी मामूली गिरे, लेकिन जो सबसे ज्यादा गिरे उसमें एक वेदांता है, 40% गिरा है, सेल है जो कि 30% लुढ़का है, और GSPL जो है वो 25% के आसपास कमजोर रहा है। तो मेटल्स की हालत काफी खराब रही है, और जो फैक्टर्स आपने बताया वही इंपॉर्टेंट थे, जो कि ग्लोबल ट्रेड वॉर की चिंता थी, मेटल प्राइसेस की उथल पुथल थी। इनफैक्ट चाइना तो सबसे बड़ा डिमांड वहीं से आती है और सबसे ज्यादा सप्लाई भी वहीं से आती है, और अगर उसी में इंपैक्ट है, ट्रेड वॉर का असर वहां है, तो उसका इंपैक्ट मेटल्स पे होना ही, और ये इंपैक्ट हमने देखा। और वेदांता में तो ट्यूटिकरण का इशू भी था, कॉपर प्लांट के इशू भी थे। हाँ, तो कंपनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इश्यूज तो थे, लेकिन जो इन जनरल इश्यूज थे वो वही थे। देखिए, दो सेक्टर्स की पैमाइश करी वरुण ने, और इनफैक्ट दीपाली ने। अगर आप देखें मेटल्स का, दीपाली तो इनफैक्ट ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, उनको कोई ऐसा स्टॉक मिला ही नहीं जिसने पैसा कमा के दिया हो। लेकिन प्रकाश, पहले थोड़ा सा FMCG पे फोकस करते हैं। आई थिंक शायद अगर आप बीते 20 दिन को देखें या फिर मार्च की सीरीज को देखें, हम बैंकिंग में इतना मशरूफ रहे कि आई थिंक हमें वर्टिकल राइज की आदत हो गई है। एक वर्टिकल राइज, शार्प मूव, दिन में 4-5% का स्विंग, हमने FMCG पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। अभी आपने जो वरुण ने तथ्य रखे यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। लेवल्स के साथ साथ ये भी बात उन्होंने कही कि वॉल्यूम्स ग्रोथ देखी है इस बार हमने, जो कि पिछले कई सालों में नहीं थी। प्रकाश, आपसे मैं अगर पूछूं कि FMCG में एज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जिसे कहते हैं ना, आई मीन कुछ समय देने के लिए अगर कोई स्टॉक है क्योंकि चार्ट के लिए अच्छे लग रहे हैं, बेस के आसपास बैठे हैं, वो कौन से होंगे आपकी तरफ से? मुझे ITC बढ़िया लगता है। ITC का जो बेस बना है बहुत अच्छा बेस बना है, 275 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है ITC लेकर थोड़ा भूल जाना चाहिए, भूलना जरूरी है। एक बार 335 क्रॉस करेगा तो अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर ITC का है बहुत बढ़िया है वीरो। और मुझे लगता है दूसरा जो स्टॉक अच्छा लगता है वो करीब कह सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का, इसमें थोड़ी डिप्स मिल सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन उसका एडवांटेज अगर ले लेना चाहिए। तो नीचे जो हमने गिरावट देखी है पिछले 2-4-3 हफ्ते से, वो लगता है नीचे तो आया है लेकिन ऊपर जाने के लिए, तो मुझे लगता है HUL पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जरा दीपाली के डेटा लेके आइए एग्जैक्टली। अगर आप देखें जो दीपाली ने डेटा रखा है एक साल का, आई मीन स्ट्रक्चर्स में कितना बड़ा डैमेज है, आई मीन कितने बड़े प्राइस कट्स हैं। प्रकाश, ये जो इंडस्ट्री है ना मेटल्स की, अगर आप देखें, हालांकि एक दौर आता है जब यहाँ पे प्राइसेस काफी स्ट्रांग होते हैं, LME प्राइसेस पे काफी स्ट्रांग होने का इम्पैक्ट हमको इक्विटी मार्केट पे दिखाई देता है। हायर लेवल्स आते हैं, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट्स आते हैं, उसके बाद बेस आता है।
बेस अमूमन ये रिफ्लेक्ट करता है कि भैया मेटल प्राइसेस बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी एग्जैक्टली ऐसे कुछ स्टॉक्स लग रहे हैं आपको, नजर आ रहे हैं चार्ट्स पे, जो कि बेस के आसपास बैठे हों, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये कहता हो कि बॉस कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हो तो लो इस वक्त इन लेवल्स पे। जी हाँ, मुझे एक JSW स्टील अच्छा लगता है, उसका मुझे बेस अच्छा लग रहा है और अच्छा अपू कल से शुरू हुआ है। पॉसिबल है कि टारगेट 300-310 भी लगे, हो सकता है उसे वक्त लगे। हिंडाल्को भी नहीं भूलना चाहिए, यहाँ पर जो लोअर लेवल से हमने जो बाइंग देखी है और बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 203 के आसपास, तो पॉसिबल है कि 225-230 वहाँ पर जा सकने की पूरी संभावना है। स्टील थ्रेड में इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हिंडाल्को और JSW स्टील में एक अच्छी तेजी नजर आती है। चलिए, तो दो सेक्टर्स की पैमाइश की हमने, डेटा देखा आपने, दीपाली ने और इनफैक्ट वरुण ने डेटा रखा, और उसके बाद हमने प्रकाश जी की राय भी ली इस स्पेस पे। दीपाली बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं वरुण के पास। वरुण, मिड कैप्स की अगर आप देखें आज समरी, और इनफैक्ट जो एग्जीक्यूटिव समरी होती है वो क्या रही है, आई मीन हो क्या रहा है मिड कैप्स में? देखिए, मिड कैप इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी है, हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट करीब 3 महीने के आसपास के हाईस पे मिड कैप इंडेक्स पहुंच चुका है। देखिए, करीब 165 पॉइंट के आसपास की तेजी है। जिन स्टॉक्स ने इन तेजी में मदद की है उसमें देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज है, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये काउंटर तेजी में है, आज भी 6% के आसपास की गेन से। JSW एनर्जी 5% के आसपास की तेजी यहाँ है। इनफैक्ट गोदरेज ग्रुप के काफी सारे स्टॉक्स है जिनमें तेजी है। गोदरेज एग्रोवेट को देख लीजिए, 4.5% के आसपास की तेजी यहाँ भी है, और PVR यहाँ करीब 3% के आसपास के गेन से। तो ये वो काउंटर्स है जहां अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है। खबरों के चलते कुछ स्टॉक्स एक्शन में, ICICI प्रू, इस काउंटर का OFS चल रहा है, उसके चलते देखिए आज रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्टॉक में करीब 9.5% के आसपास की तेजी है। स्ट्राइड्स फार्मा, मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया, इसको प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं, उसका फायदा 4% की तेजी। जेट एयरवेज लगातार ये काउंटर तेजी में है, आज भी देखिए करीब 3-3.25% के आसपास की तेजी है। और शीला फोम्स यहाँ OFS के जरिए प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं, कम कर रहे हैं, स्टॉक में करीब 4% के आसपास की गिरावट है, क्योंकि OFS का जो फ्लोर प्राइस है 1100 रुपए का, स्टॉक करीब 1250-1300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेक्टर्स जहां पे तेजी है, एक तो बैंकिंग और NBFC काउंटर, सबसे बेहतरीन तेजी यही देखी गई है। यूको बैंक, RBL बैंक, GIC हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस निपॉन में देखिए करीब 3 से 7-7.5% के आसपास के गेंस इन काउंटर्स में देखे जा रहे हैं। दूसरा है डिफेंस काउंटर्स। थोड़ी देर पहले PM मोदी की जो स्पीच थी उसके बाद डिफेंस काउंटर्स में अच्छी खासी हरकत देखने मिली है, खासकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत डायनामिक्स में देखिए करीब 2 से 3% के आसपास की गेंस यहां भी देखे जा रहे हैं। लेकिन जिन स्टॉक्स की धुलाई हो रही है उसमें जुबिलेंट लाइफ है, लगातार 6 दिनों से काउंटर गिरे जा रहा है, करीब 4% की गिरावट आज भी इसमें देखने मिल रही है। वोडाफोन आइडिया का भी यही हाल है, राइट इशू के ऐलान के बाद लगातार काउंटर में गिरावट है, आज भी करीब 2-2.25% के आसपास की गिरावट। अरविंद और DLF कल चले थे, आज इनमें मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। तो गिरावट भी कुछ स्टॉक्स में है, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स में तेजी अच्छी खासी है, और खासकर बैंकिंग स्टॉक्स फिर एक बार तेजी पकड़ते हुए। ये दोहराने की जरूरत नहीं है वरुण कि बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी है तो बैंकिंग स्टॉक्स होंगे, याद रखिए यही थीम है इस बाजार की। निफ्टी बैंक इस बीच अगर आप देखें टिक बाई टिक चार्ट लेके आइए, एग्जैक्टली अगर आप देखें 30,219 डे हाई पर दिन के सर्वोच्च स्तरों पे खड़ा है। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद एक दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स लेके आऊंगा, और जो कि मिड कैप में अच्छे लग रहे हैं, एक मूव के लिए तैयार है, लोअर लेवल से रिकवरी आई है, और मुदित गोयल हमारे साथ होंगे छोटे से ब्रेक के बाद मिड कैप मंत्रा में। ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं।